बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, उन लड़कों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? संसाधन नहीं है ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन उस समय में तो कुछ भी नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास तो जूते भी नहीं थे, ग्राउंड भी नहीं था। तो कहेंगे कि मतलब अपने आप को जो संसाधन, ये कहते हैं ना, प्रॉब्लम जो है ना उसको पॉजिटिव लेके चलो, आप उसको चैलेंज मानो, अपने ऊपर हावी मत होने दो। प्रॉब्लम है, गरीबी है, मुश्किल है, हावी मत होने दो, उसके लिए आप सोल्यूशन निकालो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश। नमस्कार, मैं अनवर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं सत्य लाइव टीवी। आज हम तिली का पूरा अब्दालपुर खास सोराव प्रयागराज में आया हूँ। दरअसल यूथ ओलंपियन इंद्रजीत पटेल इसी गांव से हैं, तिली का पूरा। इन्हें इलाहाबाद एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने दौड़ की शुरुआत, रनिंग की शुरुआत की थी। इनका जन्म 15 जनवरी 1994 को हुआ था और ये कहा जाता है कि ये बहुत ही गरीब, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके पिता एक किसान हैं, अपने पिता के साथ ये किसानी में हाथ बटाया करते थे, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ ये कहा जाता है कि प्रतिभा किसी पहचान की मोहताज नहीं होती। गांव में भी प्रतिभाएं निखरती हैं और इसका जीता जागता उदाहरण आज हमारे बीच में मौजूद है। कोई और नहीं, हमारे बीच में यूथ ओलंपियन इंद्रजीत पटेल, जो युवाओं के आदर्श हैं, युवा खिलाड़ियों के आदर्श हैं। आज सत्य लाइव टीवी के इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ मंच को साझा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान परिवार से होकर के, और ये कहा जाता है कि आप एक गरीब परिवार से हैं, उस परिवार से आप निकल करके एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आपने दौड़ में, रनिंग में एक बड़ा मुकाम पाया। ये कैसे हो पाया है? ये रनिंग शुरुआत हमारी जो हुई थी, तो मैं पहले रनिंग नहीं करता था, मैं पढ़ाई करता था और पापा के साथ टाइम व्यस्त करता था खेतों में, और सब्जियां तोड़ के सब्जियां बेचना होता था और यही दिन का रूटीन हुआ करता था। तो हमेशा से गांव के लड़के प्रैक्टिस करते थे, उनको देखता था। तो ऐसे ही एक दिन मैं जा रहा था मेले, ये मेला था, दशहरे का मेला था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे दौड़ रहे थे, उनको देखा तो मैं ऐसे ही किया, अरे मैं भी तो दौड़ सकता हूँ। तो वो लड़के चैलेंज किए कि अरे दौड़ सकता है तो दौड़ के दिखा ना। तो मैं दौड़ा उन लोगों के साथ, वो 400 मीटर दौड़े, तो दौड़ा, वो लोग जोश जोश में दौड़ा दिए कि मतलब ठीक है दौड़ देखते हैं कितना दौड़ पाता है, तो चैलेंज किए। तो मैं दौड़ा लेकिन उनसे पीछे आया, लेकिन हाँ अच्छा लगा दौड़ के। मैं सोचा मैं प्रैक्टिस करता हूँ और इनको पीछे करता हूँ। वहीं से शुरुआत हुई। फिर मैं चुपके से घर का काम करता और भैंस का दूध निकालना, खेत सब्जियाँ बेचना, ये दिन का रूटीन हुआ करता था। स्कूल जाना, ट्यूशन जाना। तो फिर मैं सुबह उठ के 3 बजे प्रैक्टिस कर लेता। फिर उन लोगों को पता नहीं होता था कि मैं कब प्रैक्टिस करता हूँ। उनको क्या, मेरे घर वालों को भी नहीं पता होता था कि मैं कब प्रैक्टिस करता हूँ। आप तो छुपे रुस्तम वाला काम करते थे। छुपे रुस्तम में एक्चुअली टाइम नहीं होता था ना, टाइम होता तो ठीक था, क्योंकि सब्जी भी बेचना है, भैंस का दूध निकालना है, उनके लिए चारा भी लाना है, पापा के साथ खेतों में हाथ बटाना है, स्कूल जाना है। तो सोचा कि ये जो टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम निकाला जाए रातों। अच्छा, ये चीज़ आपके शुरू के दिनों से ही, अगर जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, अपनी मेहनत को उजागर ना करके आपने उस मैदान में उजागर किया जहाँ पे ज़रूरत थी? नहीं, मैं खामोशी से मेहनत कर रहा था, चुपचाप अपना मेहनत करता और किसी को पता ना चलता, चुपचाप प्रैक्टिस करता, घर आ जाता। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे हमारे यहाँ क्षेत्रीय हुई, स्कूल से जो क्षेत्रीय होती है, स्कूल के बच्चे जाते हैं वहाँ दौड़ते हैं, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट और सेकंड आया। 3 किलोमीटर में फर्स्ट आया और 1500 मीटर में सेकंड आया। जब मैं डिस्ट्रिक्ट के लिए गया, डिस्ट्रिक्ट में भी फर्स्ट आ गया। जब डिस्ट्रिक्ट में मेडल आया तो न्यूज़पेपर में आया, तब घर वालों को पता चलता कि हाँ मैं स्पोर्ट्स भी कर रहा हूँ। तो पता भी नहीं चल रहा था। अच्छा, आप जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप जब खेल रहे थे, जब आपने वहाँ से मेडल जीते, तो ये कहा जाता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि आप जूते पहन के, यानी कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट मेडल का जो खिताब जीता, रनिंग में जो अवार्ड पाया, वो बिना जूते के आपने जीते थे? जी बिल्कुल। मैं जूते करीब 10 महीने तक जूते नहीं था मेरे पास। मैं नंगे पैरी चप्पल पहन के जाता था, नंगे पैरी दौड़ता था। नंगे पैरी मैं डिस्ट्रिक्ट भी खेला हूँ। डिस्ट्रिक्ट खेलने के बाद मैं 99 रुपीज़ का पीटी शूज़ ख़रीदा, वो जो थोड़े थोड़े पैसे बचा करके मैंने रखे थे, उससे जूता ख़रीदा। तो फिर उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। स्पाइक भी नहीं हुआ करती थी, अभी पता चलता है कि स्पाइक से भी दौड़ो। धीरे धीरे फिर स्पाइक से दौड़ना शुरू किया। फिर डिस्ट्रिक्ट से मैं स्टेट के लिए गया
मतलब ये 2006 की बात है। घर वाले एफर्ट भी नहीं कर सकते ना, उसमें 4 बच्चे और हैं, उनको भी देखना है। घर में इनकम 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये डेली की है सब। आपकी डाइट का प्लान क्या था, क्या किस तरह की डाइट लेते थे आप? जब डिस्ट्रिक्ट जीता तो थोड़ा डाइट मिलना स्टार्ट हुआ, घर वाले भी थोड़ा ध्यान दिए, पापा लोग भी ध्यान दिए। तो जो घर में होता है चने, मूंगफली और दूध, मक्खन, यही सब चलता था, क्योंकि घर में बहुत भैंसें थी 2-3, तो दूध पर्याप्त हो जाता था हमारे घर में। तो थोड़ा घर वाले भी ध्यान देने स्टार्ट किए। सुबह में आप क्या लेना पसंद करते हैं? सुबह में तो मैं नॉर्मली जो सिंपल फूड होता है वही लेना ज़्यादा पसंद करता हूँ। हाँ। मतलब कोई विशेष नहीं है, आप एक जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जैसे आप चने की बात कर लें, मूंग की बात कर लें, मूंगफली की बात कर लें, ये जो आमतौर पे गांव में जो लड़के रनिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो खाते हैं, वही आप भी? हाँ, सेम वही डाइट होती थी हमारी भी, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता था। क्योंकि काजू बादाम खरीदने के तो पैसे ही नहीं होते थे, काजू बादाम कहाँ से खरीदा जाए, वो थोड़ा मुश्किल होता था। जो घर में चने, मूंगफली और ये मूंग की दाल और महुआ वगैरह होता था, गुड़ वगैरह होता था, यही सब चलता था। देसी डाइट चलती थी, बाजरा हो गया, उसको दूध में उबाल के, ये सब चलता था घर में। आज के तो आज के युवा एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो पाउडरों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हो रहे हैं। आजकल पाउडर ये आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल कितने दिन, कहते हैं ना बनावटी दुनिया कितने दिन तक जिएगी, चलेगी, वो बनावटी दुनिया चल रही है। पाउडर या आर्टिफिशियल में ऐसा कुछ है नहीं। नेचुरल तो लॉन्ग टाइम रहता है, ये कि नेचुरल में ज़्यादा फोकस करें। यानी कि जो एथलीट, जो युवा एथलीट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको आप ये एक मैसेज भी है कहते सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग टर्म अगर अपनी तैयारी को देखते हैं, अगर कुछ करना चाहते हैं, तो फिर आप नेचुरल चीज़ें खाइए। या बिल्कुल है, नेचुरल इज़ द बेस्ट। नेचुरल से अच्छा कुछ भी नहीं है। नेचर के साथ जो पैदा होता है नेचुरल, उससे अच्छा कुछ नहीं होता। वो लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, हमारी बॉडी पे अच्छा असर करता है। और जो पाउडर होता है इसमें टेस्टेरॉइड मिक्सड होता है, जल्दी बॉडी को गेन करता है और वो उतर जाती है, और हमारे लीवर, किडनी, ये सब बहुत सारी बीमारियों के घर बनते हैं। आपने कभी पाउडर का इस्तेमाल? नहीं, मैंने कभी, हमारे कोचेस ने, हमारे डाइटिशियन ने कभी, जब नेशनल कैंप में हम रहते थे, इंडियन कैंप में थे, तो कभी भी अलाउ नहीं किया हमारे कोचेस ने। क्योंकि हमारे कोच डॉक्टर निकलोई और हमारे जसविंदर सिंह भाटिया जो द्रोणाचार्य वार्डी हैं, कभी भी इन सब चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया कि आप ये करो। क्योंकि इंडियन कैंप में बहुत अच्छी डाइट मिलती है, फल है, फ्रूट है, काजू बादाम, जूस और नॉनवेज वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है, जो एक रनर के लिए पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा तो रनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जितनी कैलोरी हमें चाहिए उतना ही हमें यूज़ करना है। अच्छा, आप रनिंग से पहले क्या खाना पसंद करते हैं, या कि आप क्या प्रोसेस है उसका? रनिंग से पहले मेरा मतलब, मुझे सबसे अच्छा लगता है, एक्चुअली किसी कंपटीशन वगैरह होता है तो मैं एक बनाना, केला खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि कार्बो बहुत अच्छा मात्रा में मिल जाता है और उस समय रनिंग टाइम में जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, प्रॉब्लम नहीं होती। तो बनाना मैं सबसे अच्छा मानता हूँ। हाँ, हो सके तो कभी कभी अगर ज़्यादा ठंड का मौसम है तो उसके साथ मैं ब्लैक कॉफ़ी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि हमारे कोच ने जो सजेस्ट करते थे हम वही करते थे। यानी कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जो डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम पैदा करे। जैसे पेट, कभी कभार ऐसा होता है कि आप रनिंग करते हैं, आपके पेट में ऐंठन होने लगती है, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कई बार। नहीं, ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर हम हैवी फूड खाएंगे, डाइजेस्ट नहीं होगा तो गैस बनेगी। जब गैस बनेगी तो रनिंग नहीं हो पाएगी, बॉडी टाइट हो जाएगी, बॉडी जाम हो जाएगी। कुछ एथलीट हैं, जैसे कल कंपटीशन है तो आज रात को बहुत लाइटली खाना खाते हैं। नहीं, वो चेंज नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है एथलीटों को कि वो लोग कम खाना खाते हैं, फिर सुबह अच्छी रनिंग नहीं हो पाती, पेट पकड़ लेता है। नॉर्मली रूटीन के साथ जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से आप कंपटीशन भी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, आपने 2007 में गुरु गोविंद सिंह इससे अपनी शुरुआत की, लखनऊ से, तो वहाँ पे आपके कोचेज़ और जो शुरुआती दिनों में जिस दौर से आप निकल रहे थे, किस तरह का सहयोग मिलता था? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहा जाए तो मेरे लिए एक वरदान था, जहाँ पे मेरे कोच मुझे मिले, अच्छे कोचेस मिले। वहाँ पे पढ़ाई होती थी और स्पोर्ट्स भी होता था। तो पूरी तरह से गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अधीन है वो, और अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी डाइट है, अच्छा हर चीज़, कपड़े, रहने की सुविधा, अच्छी डाइट, अच्छे कोच। हमें वहीं से हमारे कोच मिले, जसविंदर सिंह भाटिया जो द्रोणाचार्य वार्डी हैं, तो उनके संपर्क में रह के, उनके साथ रह करके हम यहाँ तक पहुँचे। हमारे लाइफ में हमारे कोच
कोच का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है यहाँ तक पहुँचाने का। अच्छा, रनिंग में भी आप एक कोचिंग को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। ये अक्सर देखते हैं गांव में जो ग्राउंड बने हैं, आप देखें तो लड़के जाते हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं। रनिंग में भी क्या कुछ रणनीति होती है और किस तरह की योजना के साथ रनिंग करनी चाहिए एक युवा को? नहीं, जैसे कि आप देख रहे हैं रनिंग एक एजुकेशन जिस हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं उसी हिसाब जैसे क्लास में बुक्स पढ़ाई जाती है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, तो उसी हिसाब से हर दिन का रूटीन का अलग अलग प्रैक्टिस होता है। जैसे कभी स्पीड वर्कआउट हो गया, कभी स्ट्रेंथ वर्कआउट हो गया, कभी लॉन्ग वर्कआउट हो गया, तो हर दिन का अलग अलग रूटीन होता है। तो ये चीज़ अच्छे सीनियर प्लेयर या अच्छे कोचेस को ही पता होता है, सभी को पता नहीं होता है। जो वहाँ पे होते हैं एक NIS क्वालिफाइड इंटरनेशनल कोचेस होते हैं जो उनकी मतलब अपनी लाइफ में इतना कुछ सीख चुके होते हैं, तो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो ये ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसे शौकिया रनिंग करने वाले तो बहुत हैं, तो शौकिया रनिंग से ठीक है अपने स्वास्थ्य के लिए करिए, बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स करना, लेकिन अगर प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो बिना कहते हैं ना बिना गुरु के ज्ञान नहीं, सब असंभव है, नहीं हो सकता कभी भी। किस तरह की गाइडेंस मिली है? अभी तक की जो गाइडेंस मिली है बहुत अच्छी गाइडेंस रही है, और जाहिर है कि अच्छा मिलेगा भी और अच्छा करेंगे भी। अभी आपने मुंबई मैराथन जीती थी, वो एक बड़ा आपका कीर्तिमान था जो एक आपके करियर में एक बहुत ही बड़ी बुलंदी दिया। उसके बाद 2011 में भी आपने एक बड़ी रेस जीती है जिसमें जापान के खिलाड़ी को हराया था। जी, जो जापान के खिलाड़ी थे वो कुजोतो जी थे, तो बहुत ही अच्छे एथलीट हैं, और हमारा उनका 2010 एशियन चैम्पियनशिप में मुकाबला हुआ था। तो वो मुझे एक लास्ट किलोमीटर चल रहा था, वो मुझे ऊपर की लाइन पे पहली दूसरी छोड़ के तीसरी लाइन पे लेके जा रहे थे, चढ़ाते चढ़ाते मैं उनको लास्ट के 50 मीटर में उनको बीट करता हूँ, और वो मुझे पता भी नहीं था। जब मैं स्क्रीन बोर्ड पे देखता हूँ तो ये न्यू यूथ एशिया रिकॉर्ड बन चुका था 8 मिनट 16 सेकंड का 3 किलोमीटर का, मुझे पता भी नहीं था। उससे पहले मैं 8 मिनट 26 सेकंड 3 किलोमीटर लगाया था। तो उस कंपटीशन में मेरा पर्सनल बेस्ट भी हुआ, नेशनल रिकॉर्ड भी हुआ, एशिया रिकॉर्ड भी हुआ, वहाँ से मुझे यूथ ओलंपिक का सिलेक्शन भी मिला। अच्छा, जब आपने ये रिकॉर्ड बनाया था, जब आप पहली बार टूर्नामेंट में बड़ी जगहों पे, जैसे आप बड़े टूर्नामेंट में जैसे आपने कहा यूथ एशियन और मुंबई मैराथन में जब आप गए थे एज प्लेयर, तो आप नर्वस फील कर रहे थे? नहीं, नर्वस नहीं फील कर रहा था। सबसे पहले तो इंडिया की जर्सी थी हमारे सीने पे, तो नर्वस कैसा फील जब हमारे देश का तिरंगा हमारे। कई बार ये होता है कि खिलाड़ी जर्सी पहनने के बावजूद, आप देखिए जिस तरह से और भी गेम है, क्रिकेट है, पहली बार आप डेब्यू कर रहे होते हैं, तो आपके ऊपर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। तो किसी तरह का आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव था? कोई दबाव नहीं था। हमारे कोच ने हमें बोला था कि भाई जितना प्रैक्टिस किया है उससे अच्छा ही होगा तुम्हारा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, और ये मत सोचना कि दूसरे देश से खिलाड़ी आए हैं, वो भी तुम्हारी तरह ही प्रैक्टिस करके आए हुए हैं, वो भी ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, और डरने की कोई बात नहीं। आप कंपटीशन करो बिना डरे हुए, और 100% आपका बहुत अच्छा होगा। तो मैं वैसे ही किया। अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आप गाँव में हैं, अभी गाँव आपने जो ये कीर्तिमान बनाया, मैं कह सकता हूँ ये गांव की ही देन है। बहुत सारे लड़के कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, उन लड़कों को क्या सजेस्ट करेंगे आप? संसाधन नहीं है ये तो बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन उस समय में तो कुछ भी नहीं था। जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास तो जूते भी नहीं थे, ग्राउंड भी नहीं था। तो कहेंगे कि मतलब अपने आप को जो संसाधन, ये कहते हैं ना, प्रॉब्लम जो है ना उसको पॉजिटिव लेके चलो, और प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर चैलेंज मानो इसको। हाँ, कि हमको ये करना है। हाँ, अपने आप उसको चैलेंज मानो, अपने ऊपर हावी मत होने दो। प्रॉब्लम है, गरीबी है, मुश्किल है, हावी मत होने दो। उसके लिए आप सोल्यूशन निकालो और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करो, यही मेरा मानना है। आप गाँव से निकले, जब शहर में गए, आप लखनऊ गुरु गोविंद सिंह में, फिर आप बेंगलुरु में जहाँ पे आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो आपने उनका नाम बताया अपने उस्ताद का, तो शहर और गाँव में क्या फ़र्क है अब? नहीं, शहर और गांव में तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। गांव में हर चीज़ नेचुरल है, और शहर तक पहुंचने के लिए इजी है। हम यहाँ नेचुरल प्रैक्टिस करके अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे तो 100% बहुत अच्छा होगा, और वहाँ तक जाने के लिए आपको अच्छे कॉम्पिटिशन्स करने पड़ेंगे, अपने आप को शो करना। कहते हैं ना, बिना किए हुए तो मिलता ही नहीं है कुछ भी, करके दिखाओगे तो अभी मिलता है।
तो यानी कि यहाँ पे जो गांव में खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर की, आप उनको क्या, आप इस चैनल के माध्यम से सत्य लाइव टीवी के दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उनको नए यंगेस्ट हैं जो उनको यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे विश्वास करें और जो उनके सीनियर या कोचेस कुछ भी हैं उनकी गाइडेंस को फॉलो करें और कंटिन्यू प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस को बंक ना करें, अपना रूटीन को मिस ना करें। काम है, काम करें, लेकिन अपनी प्रैक्टिस के लिए टाइम अवश्य ही निकालें सुबह शाम। जी, आप अभी हमारा देश ओलंपिक में 7 मेडल जीता है और लगभग हॉकी में अगर देखा जाए तो 41 साल बाद हमने दोबारा ये कीर्तिमान बनाया है कि ये कोई मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन थ्रो में गोल्ड जीत करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ओलंपिक लेवल में जिस हिसाब से हमारे यहाँ का वेदर है या खान पीन है, उस हिसाब से अभी इस ओलंपिक में प्रीवियस ओलंपिक्स देखे जाएं तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सभी एथलीटों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मेडल की बात की जाए तो 7 मेडल तो हाईएस्ट अब तक के मेडल हैं। नीरज चोपड़ा की बात की जाए तो नीरज चोपड़ा ने तो एक इतिहास रचा है। गोल्डन बॉय हमारा नीरज चोपड़ा, हमको प्राउड फील कराया। एथलेटिक्स को कोई जानता नहीं था, एथलेटिक्स को कोई समझता नहीं था कि एथलेटिक्स बताते कोई जानता, लेकिन हमें नीरज चोपड़ा ने एक अलग पहचान दिलाई, हमारा सिर फ़ख्र से ऊँचा किया है कि एथलीटों को नया, कहते हैं ना, नया मुकाम दिया है। तो और हॉकी की खिलाड़ियों को देखा जाए तो हॉकी के खिलाड़ी जो हैं अभी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बहुत अच्छा, गर्ल्स ने भी बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। प्रीवियस ओलंपिक्स से देखा जाए तो इस साल का जितना भी परफॉर्मेंस है सभी एथलीटों का बहुत ही अच्छा रहा है। जो कि खेलो इंडिया, खेलो या कॉक्स के थ्रू नए नए स्कीमें चलाई जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है नए एथलीटों पे और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है। जूनियर प्लेयरों को भी चांसेस मिले हैं और जाहिर है कि आने वाले ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छा होगा। यंगेस्ट यूथ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे कोचेस भी हैं हमारे यहाँ, फॉरेनर कोचेस भी हैं और अच्छे इक्विपमेंट्स भी मिल रहे हैं, अच्छे ट्रैक्स भी हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट भी हैं, नेशनल कोचिंग कैंप्स है और ये खेलो इंडिया, खेलो कॉक्स के थ्रू बहुत ही अच्छा मुहिम भारत ये हमारी गवर्नमेंट्स ने किया हुआ है। तो अभी जिस हिसाब से पहले चलता था खेलों को उतना, अच्छा, आप इस चीज़ को मानते हैं कि आप ग्रामीण स्तर पे जिस तरह की प्रतिभाएं देखने को मिलती है, आप भी एक गरीब घर से एक किसान परिवार के बेटे हैं, ये आप मानते हैं कि ग्रामीण स्तर पे प्रतिभाओं की भरमार है, बशर्ते उनको एक अच्छे संसाधन की आवश्यकता है, अच्छे कोचेज़ की आवश्यकता है। अगर ये मिल जाए ग्रामीण अंचल में, सरकारें बहुत आई हैं, योजनाएं भी आती हैं, लेकिन शायद उनका क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप गवर्नमेंट को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ग्रामीण स्तर पे? नहीं, गवर्नमेंट को यही कहेंगे जो हमारे यहाँ एमपी एमएलएस हैं और ये रूरल प्लेसेस में ध्यान देना चाहिए। जो स्कूल मैदान है या खेल मैदान है वहाँ पे अपने जो पीटी टीचर हैं या स्कूल टीचर हैं उनसे थोड़ी बहुत राय लेके क्या कौन बच्चा अच्छा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है और क्या इक्विपमेंट्स की कमी है, कितना पैसा खर्च होगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिस हिसाब से और चीज़ों में लोग ध्यान देते हैं और खेल में मात्र 10% ध्यान दे दिया जाए ना, आने वाले ओलंपिक में, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स में बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस होंगे। सिर्फ ओलंपिक ही ना देखा जाए, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब एक ही मुकाम देखा जाए। जी, इतने सारे खेल, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं तो बच्चा गांव से ही पहुंचेगा, क्योंकि 99% जो एथलीट होते हैं वो गरीब या किसान फैमिली से ही होते हैं और बहुत ही पुअर फैमिली से होते हैं, उनके पास एफर्ट करने के लिए होता नहीं है। तो मैं कहूँगा जो हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, एमपी एमएलएस हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, बिना उनके कुछ नहीं हो सकता है। क्रिकेट इतना हाईलाइटेड गेम है क्योंकि क्रिकेट जो एक टेलीविज़न गेम है, मतलब टीवी पे कम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आता है और जो एथलेटिक्स होता है वो कुछ ही मिनट्स के लिए होता है। अब जेवलिंग है तो 6 थ्रो होती हैं, 6 थ्रो के बाद उसके बाद एथलीट दिखता नहीं है और कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है। क्रिकेट एक एंटरटेनमेंट गेम भी है, तो मैं गेम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो क्रिकेट है ना उसको टीवी या सोशल मीडिया या ऑनलाइन उसको ज़्यादा देखना लोग पसंद करते हैं, इसीलिए हाईलाइटेड है और ऐसी कोई बात नहीं है, सारे खेल बराबर हैं। तो मैं कहूँगा अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, अगर हॉकी है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, इसको भी देखना अगर पसंद करेंगे तो जाहिर है कि ये भी हाईलाइटेड होगा। अभी देखिए पहले प्रो कबड्डी को कोई नहीं जानता था, अभी अब प्रो कबड्डी जब से लीग होना स्टार्ट हुई, आप देखिए TRP रेटिंग 4 हो गई है, क्रिकेट से भी ज़्यादा हो गई है, कहीं ज़्यादा हो जाती है उस। तो धीरे धीरे जैसे सोशल मीडिया है, TV चैनल वाले अगर हम फोकस करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे, छोटे नेशनल्स वगैरह होते हैं उसको भी अच्छे से टेलीकास्ट करेंगे, तो जाहिर है कि लोग देखेंगे तो 100% उसको जानेंगे और उस पर इंटरेस्ट लेंगे। तो ये भी जब इंटरेस्ट लेंगे तो खेल जाहिर है ऊपर आएगा। अब हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है,
आपका भी एक सपना होगा, क्या सपना है? अभी तो आपने नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा सपना है इस खेल में वो क्या है? नहीं, मेरा सपना यही है कि मैं वंस अगेन कम बैक करूँ, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कौन सा बड़ा खेल खेलना है। अभी ये यानी कि इंजरी एक बहुत बड़ा कारण है। एथलीट खिलाड़ियों को जो रनिंग करने वाले हैं ख़ास तौर से उनको अपनी फ़िटनेस को भी बहुत ही बेहतर रखना ज़रूरी होता है। बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इंजरी जो होती है ना, खिलाड़ी की करियर बर्बाद कर देती है। तो जो कोई मेजर इंजरी हो जाती है तो जल्दी से हटती नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है उसको उभरना और कम बैक करना। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कम बैक करने के, अपना 100% ट्राई कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से फिट होऊँ और वंस अगेन ट्रैक पे अपना कॉम्पिटिशन्स करूँ और जीतूँ और बड़े लेवल पे जाऊँ। खेल के अलावा आपको और कौन सी चीज़ें पसंद है? जो आप जैसे आप फ्री टाइम आप खेल अपने गेम से फ्री हुए उसके बाद आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में जो ओल्ड सॉन्ग हैं मुझे पसंद हैं, और खाली टाइम में थोड़ा फेवरेट तो होगा ज़रूर। वो मेरा एक गाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, ये मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है। और खाने में क्या आप पसंद करते हैं? जैसे खाने में सिंपल फूड ही पसंद करते हैं जो होता है। ऐसे तो ज़्यादातर तो मुझे मतलब घर का ही खाना पसंद होता है। आपकी 2 बहनें और हैं जो आपके नक्शे कदम पे चली हैं। आपकी बड़ी बहन जो वॉक रेसर हैं और एक छोटी बहन, और उसके बाद आपके बाद एक पूरा गांव आपको एक आदर्श मानने लगा। आपके बाद एक तिली का पूरा लोगों के दिलों में बसने लगा। क्यों? नहीं, एक्चुअली कहते हैं ना, जब करेंगे तो दिखेगा, तो लोगों को अच्छा लगेगा तो लोग सराहना करेंगे और प्रशंसा भी करेंगे रही। और हमारे बाद जो स्टार्ट की रोजी और रेशमा, जो कि अभी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, नेशनल्स में चैम्पियन हैं। रोजी एक 2018-2019 की वर्ल्ड रैंकिंग 7वीं रह चुकी है, और रेशमा मेरी जो सबसे छोटी सिस्टर, उसने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का रेस वॉक में अंडर 16, 18 और 20 के तीनों में नेशनल रिकॉर्ड करके अपने नाम किया है। तो अभी जाहिर है कि आने वाले टाइम में वो बहुत अच्छा करेंगी, और भगवान उनको सही सलामत रखे, उनको इंजरी से बचाए और हर बला से बचाए। बहुत ही अच्छा करेंगी वो। मुझे उम्मीद है कि 100% वो ओलंपिक्स तक प्रतिनिधित्व करेंगे। आपके पिताजी हैं और आपकी माँ निर्मला जी, जैसा कि मैं जानता हूँ, निर्मला जी का किस तरह का साथ मिला है जब आप और आपकी ख़ास तौर से आपकी बहनें, एक कहते हैं कि हमारा देश महिला सशक्तिकरण की बात करता है, और उन सब के बीच में ये 2 लड़कियां आपकी बहनें जो इतना बड़ा कीर्तिमान बनाई, आपकी माँ को कैसा लगता है? जाहिर है मम्मी पापा को तो बहुत अच्छा लगता है कि उनके बच्चे नेशनल इंटरनेशनल खेल रहे हैं, लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो उनको प्राउड फील होता है, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए, बस उनको गौरवान्वित महसूस होता है बस। और स्टार्टिंग में तो बड़ी सारी प्रॉब्लम रही है बच्चियों के लिए, तो धीरे धीरे सब चीज़ इन्वायरमेंट चेंज होता गया, और बच्चियां बहुत सारी उनको देख करके गांव में या सुराव क्षेत्र में कहें, बहुत सारी बच्चियां रोजी रेशमा को देख करके स्पोर्ट्स में आई और अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं। जैसा कि आप देख रहे थे, ये कहा जाता है कि जो लोग मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदरों में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। तिली का पूरा ये ऐसा गांव है जहाँ पर एक समय में लोग चर्चा ही करते रहे होंगे कि ये खेल होता भी है, रनिंग करते हैं। आप देखते होंगे ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे ग्राउंड हैं, लड़के रनिंग करते हैं, लेकिन एक सीमित सोच रखते हैं। कोई आर्मी में जाने के लिए सोचता है, कोई पुलिस में जाने के लिए सोचता है। ऐसे बहुत ही कम एथलीट हैं जिनके मन में ये ख्याल आता है, ये सपना होता है कि हम देश के लिए भी कुछ कर पाएँ। और ऐसा सपना तिली के पूरा की स्टार खिलाड़ी, जिन्हें इलाहाबाद एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, सोराव एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, यूथ ओलंपियन हमारे बीच में सत्य लाइव टीवी से अपनी बातों को रख रहे थे, अपने विचारों को रख रहे थे, और अपने खेल के बारे में जो उनकी विशेषताएं थी, वो खाते क्या हैं, कैसे उनका दिनचर्या रहता है, इन सब सारे विषयों पर सत्य लाइव टीवी से उन्होंने अपनी बातें शेयर की। आज उन्होंने हमारे इस चैनल पे आकर के सत्य लाइव टीवी के दर्शकों को आपने बहुत ही बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए सत्य लाइव टीवी आपका बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी लाइफ में सबसे अहम रोल रहा है, जब मुझे पैसे की ज़रूरत थी तो हमारी डिपार्टमेंट जो ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ने हमें बहुत सपोर्ट किया स्कॉलरशिप दे करके, और मैं वहाँ पे 2 साल स्कॉलरशिप में रहा, और उसके बाद फिर हमें परमानेंट जॉब दे दी गई। तो कह लेंगे कि जब पैसे
पैसे का अभाव था तो हमारा जो ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ONGC है बहुत ही सपोर्ट किया। अगर ONGC ने हमें नहीं लिया होता तो शायद ये मुश्किल लेते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसे का प्रॉब्लम होने के कारण हम नहीं कर पाते या वापस आना पड़ता। तो ONGC का मेरी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है। ये कह सकते हैं कि एक मुरझाते हुए जिस तरह से पौधे में पानी डाल दिया जाता है, खाद डाल दी जाती है, वो फिर से जवान नज़र आने लगता है, उसकी खूबसूरती नज़र आने लगती है। मैं ये कह सकता हूँ कि इंद्रजीत पटेल के साथ वैसा ही काम ONGC ने किया। जैसा ONGC ऑफिसर हैं आप, जैसा कि आपने बताया, उनका बड़ा योगदान रहा। जी, हमारे जो ONGC के सीनियर हैं बहुत सारे, अरुण भाई, संदीप सर, घमंडा भैया, प्रीतम भैया, ये सब, पकिंदर सर, ये लोग हमारा बड़ा सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स के लिए, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं। अच्छा ना किया तो अपना सलाह भी देते हैं कि इस तरीके से करो। तो मैं कहूँगा कि जो हमारे ONGC के स्पोर्ट्स हेड स्पोर्ट्स हैं बहुत स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग हैं और बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़ों को वो लोग अपने एथलीटों को देने की कोशिश करते हैं, और कोशिश नहीं करते क्या, मतलब हर चीज़ देते ही देते हैं। ONGC बहुत ज़्यादा खेल को प्रभाव देती है, सपोर्ट करती है। ये बड़ी बात है, क्योंकि एक अब देखा जाए तो गवर्नमेंटों का काम होता है, लेकिन एक कंपनी खिलाड़ियों को अपनी कंपनी में शामिल करके उनको न केवल नौकरी देती है, रोज़गार देती है, बल्कि उनको खेल में बढ़ावा भी देती रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये कह सकते हैं। जी, बहुत ही बड़ी बात है। और कहेंगे कि ये कई सालों से जो एथलीटों को और ये अभी छोटे छोटे बच्चों को स्कॉलरशिप देती हैं, जो नए बच्चे हैं, यूथ हैं और जूनियर्स हैं, उनको ले करके उनको उनके मुकाम तक पहुंचाती है। तो मैं कहूँ ONGC स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है, जो कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ टाइप भी है। तो ONGC का बहुत बड़ा रोल है हमारे लिए। कल का दिन 29 अगस्त है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिनकी स्टिक को चेक करते थे विपक्षी खिलाड़ी, उनके जन्मदिवस पे हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश प्रदेश के खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय खेल दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे अच्छा काम तो हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो खेल रत्न अवार्ड है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखा। हम खिलाड़ियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा वही है। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है, बहुत ही बड़े सम्मान की बात है हम एथलीटों के लिए कि हमें एक खिलाड़ी के रूप में जो अवार्ड्स मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा है। तो बहुत बड़ी सौगात है खिलाड़ियों के लिए। इंद्रजीत पटेल ने अपनी बातों को रखा, यूथ ओलंपियन है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही, आपके यही विचार रहें, लोगों की सेवा का भाव हो और आप ओलंपिक खेलें, मेरा यही सपना है। बस आप सबकी दुआएं रहेंगी तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अपना कम बैक करेंगे और ट्रैक पे वापस ही करेंगे। धन्यवाद।